हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में सेल के बारे में देखा था, सेल डिस्कवरी और सेल थियरी के बारे में, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल होती क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव का शरीर, किसी भी जीव की बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम एक दीवार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दीवार में बहुत सारी ईंटें, छोटी छोटी ईंटें मिलके एक बड़ी सी दीवार का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके एक शरीर का निर्माण करती हैं, एक जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इनमें कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉ की हैं। सबसे पहले इसमें है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है कोशिका में, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होते हैं। साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल्स सिचुएटेड होते हैं। कोशिका की बात करें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कोशिका को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। ये 3 भाग प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। दोनों कोशिकाओं में ये तीनों कोशिका के भाग पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये सेलुलोज की बनी होती है। आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, और ये जो प्लांट सेल होती है उसकी बाहरी कवरिंग होती है, उसकी आउटर कवरिंग होती है। ये क्या काम करती है? सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल को एक शेप देने का काम करती है तथा सेल को बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। जिस प्रकार सेल वॉल प्लांट सेल की कवरिंग होती है, उसी प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन के दोहरी परत वाली संरचना होती है। लिपिड और प्रोटीन के दोहरी परत वाली संरचना होती है। कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है। इस संरचना को सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर तरल मोज़ेक मॉडल में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली संरचना होती है। लिपिड की 2 लेयर होती है, उसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन्स धसी हुई होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। हम इसे बोलते हैं चैनल प्रोटीन या फिर समाकलित प्रोटीन। हम इसे क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी एक खास बात होती है कि ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल को हिंदी में हम अर्धपारगम्य या फिर वर्णनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है तथा कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को कोशिका से बाहर जाने देती है। जैसे कि मान लेते हैं कोशिका के आसपास क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज होंगी जिसमें ब्लड भरा होगा, है ना। इसमें ब्लड भरा होगा तो ब्लड से ही कोशिका को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू कोशिका के अंदर चले जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के अंदर चले जाते हैं। वही पार्टिकल्स जाते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स जिसकी कोशिका को आवश्यकता होती है। फिर कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ भी बन जाते हैं जो कि कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं या फिर सेल के लिए अनावश्यक होते हैं। तो सेल क्या करती है? डिफ्यूजन के थ्रू ही उन चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में बाहर भेज देती है कोशिका से। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो बड़े होते हैं। ये तो छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर चले जाते हैं सेल में, लेकिन कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो उनके लिए एक रास्ता प्रदान करने का काम चैनल प्रोटीन करती है। चैनल प्रोटीन एक रास्ता प्रदान करने का काम करती है। जैसे कि हमने घरों में देखा होगा चैनल्स लगे होते हैं, हम उसे खींचते हैं अगर तो हमें अंदर जाने बाहर आने का रास्ता मिलता है। उसी प्रकार जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे जब चैनल प्रोटीन के पास आएंगे तो एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल देते हैं, प्रोटीन्स को एक सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन ऊपर से ओपन हो जाती है। ये इसका मुंह ऊपर से ओपन होगा तो पार्टिकल्स उसमें अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये ऊपर से बंद हो जाती है और पार्टिकल्स नीचे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चले आते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म
तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर चले आते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है और इलास्टिक होती है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है वो एक फ्लूइड मटेरियल होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है। तो लिक्विड मटेरियल को एक कवर करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक मेन काम और होता है कि ये सेल के आंतरिक पदार्थों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करने का काम करती है। सेल के आंतरिक पदार्थ कौन होंगे? कोशिका में भरा साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स सेल के आंतरिक पदार्थ होंगे। तो ये सेल के आंतरिक पदार्थों को सेल के बाह्य वातावरण या फिर दूसरी सेल से अलग करने का काम करता है। आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी होंगी। इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो सेल के चारों तरफ लगी हुई होती हैं। तो ये दूसरी सेल्स का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे दूसरी सेल्स होती हैं, उनका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर इसमें साइटोप्लाज्म और उनका अपना सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसका एक मेन काम होता है कि ये सेल के आंतरिक पदार्थों को सेल के बाह्य वातावरण से अलग करने का काम करती है। सेल वॉल के बारे में हमने क्या देखा? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन बच्चों को फंसाने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, ये सबको पता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? वहाँ पे ऑप्शन रहेगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ और नन ऑफ दिस। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऐसा नहीं है, दोनों सेल में, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, थिक सॉल्यूशन होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, कलरलेस का मतलब है रंगहीन, थिक सॉल्यूशन मतलब ये एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जो कि कोशिका के अंदर भरा रहता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका में भरा रहता है। ये वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलके बना होता है। पानी, लवण और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसमें लगभग 80% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म में लगभग 80% वाटर होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो वो हमें थोड़ी झाग युक्त या फेन युक्त संरचना वाला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। बहुत छोटी छोटी सी वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। जैसे हम वॉशिंग पाउडर को पानी में डाल के हिलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें झाग युक्त दिखाई देता है, झाग झाग दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में भी छोटी छोटी माइन्यूट वैक्यूल्स पाई जाती हैं। वैक्यूल्स को हम हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं, जिसकी वजह से ये हमें झाग युक्त या फिर फेन युक्त दिखाई देता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में काफ़ी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल में ये काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। फिर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है स्टफ। स्टफ को हिंदी में हम सामग्री बोलते हैं। जैसे हमने बहुत सारी स्टफ्ड चीज़ें खाई होंगी, जैसे कि समोसा, समोसे के अंदर उसकी स्टफिंग, उसकी आलू होती है। उसी प्रकार सेल के अंदर सेल की जो स्टफिंग होती है वो होता है साइटोप्लाज्म। सेल की स्टफिंग साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं। साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साइटोसॉल, दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल जो होता है वो लिक्विड मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड मटेरियल होता है, और उसी लिक्विड मटेरियल में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स सिचुएटेड होते हैं। तो अगर हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल देते हैं तो जो लिक्विड मटेरियल बचता है वही होता है हमारा साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या होता है? लिक्विड मटेरियल। अगर हम इसे निकाल दें, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कोशिका से निकाल दें, तो जो बचता है, जो भाग साइटोप्लाज्म का, वही हमारा साइटोसॉल होता है। फिर उसके बाद हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की, तो कोशिका में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका में पाए जाने वाली एक विशेष संरचनाएं होती हैं, जिसे हम हिंदी में कोशिकांग भी बोलते हैं। इनका काम अलग अलग होता है। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है, उसी प्रकार कोशिका में ये छोटे छोटे कोशिका के अंग मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे कोशिका के अंग हैं। ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कोशिका के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो वो क्या करेगी? एनर्जी देने का काम करती है। प्लास्टिड है, उसका काम क्या होता है? पौधों को कलर देने का काम करता है। और वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स का काम क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर पानी का नियंत्रण करना। ठीक है, तो मेन से सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से कोशिका में पाए जाते हैं हम वो देख लेते हैं।
पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसे हम गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, माइटोकांड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम्स, प्लास्टिड और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सारी संरचनाएं एक कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जो कि एक सेल में पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सेल में क्रियाएं होती हैं, अधिकांश क्रियाएं तो साइटोप्लाज्म में होती हैं, अधिकांश क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित और प्रशासित करने का काम न्यूक्लियस करता है। उन्हें नियंत्रित प्रशासित करने का काम न्यूक्लियस करता है, इसीलिए हम इसे माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ हमारी इच्छा से तो कुछ स्वतः होती रहती हैं, तो उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा माइंड। उसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सभी क्रियाओं को नियंत्रित और प्रशासित करने का काम करता है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की एक खास बात होती है कि ये मेम्ब्रेनलेस होती है। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस एक ऑर्गेनेल है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेनलेस होता है, तो एक होती है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है राइबोसोम्स। ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। फिर उसके बाद बात करें माइटोकांड्रिया की, तो माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। जो माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, परिणाम स्वरूप हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। कोशिका जो एनर्जी यूज करती है वो एटीपी के फॉर्म में यूज करती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में जो माइटोकांड्रिया होती है वो कोशिका को ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करती है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका काम होता है पौधों को रंग देने का काम करना, पौधों को रंग देना। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स, वो अलग अलग कलर के होते हैं, लीव्स अलग अलग कलर की होती हैं। तो पौधों को रंग देने का काम कौन करता है? प्लास्टिड, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है वैक्यूल। प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। प्लांट सेल में काफ़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इनका काम होता है कि सेल के अंदर पानी को नियंत्रित करना। फिर उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने फूटने से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। ये एक पतली नाली की तरह खोखली संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर पैलाडे पार्टिकल्स। जंतु कोशिका में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने ही इन राइबोसोम्स की खोज की थी, इसीलिए हम इसे पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल, तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो वो होता है न्यूक्लियस, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो वो होता है राइबोसोम्स। फिर उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस के बाहर एक नेटवर्क उसका बिखरा हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क, एक जाल बिखरा हुआ होता है न्यूक्लियस के बाहर। इनका काम क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं इनकी सतह से चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? जो भी कोशिका में उत्पाद बनते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया तो वो प्रोटीन सेल में छोड़ दी जाती हैं, तो उन प्रोटीन्स को ये थैलियों में पैक करने का काम करता है। कौन? गोल्जी एपरेटस थैलियों में पैक करेगा तथा जहाँ पे सेल को आवश्यकता होगी उस प्रोटीन की, वहाँ पे उसको पहुँचाने का काम करता है। इसीलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस को या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। देखते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। हमने अभी पीछे पढ़ा कि कोशिका को एक संरचना प्रदान करने का काम या तो सेल वॉल का होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन का होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि सेल को एक शेप मेंटेन करने में मदद करती हैं। उनका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये धागे की समान संरचनाएं होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेके ये दूसरे सेल मेम्ब्रेन तक बिखरी हुई होती हैं। कुछ इस प्रकार की धागे की समान या जाली की समान संरचनाएं होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। बीच बीच में इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं और ये धागे की समान संरचनाएं होती हैं। ये परमानेंट नहीं होती, ये बनती बिगड़ती रहती हैं।
ये क्या काम करती हैं, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह पे फिक्स करने का काम करती है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह पे फिक्स करने का काम करती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स को फिक्स करने का काम करती हैं, या यूँ कहें कि सेल को एक सपोर्ट प्रदान करने का काम करती हैं, एक आकार बनाए रखने के लिए। जिस प्रकार हमारे शरीर में हड्डियों का काम होता है, उतना मजबूत तो ये नहीं होते धागे, ये कभी टूटते बनते रहते हैं, तो एक अंदर से एक सपोर्ट देने का काम करता है जिससे कि सेल मेंटेन रहे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद प्लांट सेल में बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। प्लास्टिड कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, प्लास्टिड हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद लाइसोसोम और सेंट्रोसोम कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। लाइसोसोम जो होता है हम उसे आत्मघाती थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग। उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, इसी प्रकार के बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार से फट जाती है उसकी लेयर, वो एक गोल संरचना होती है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, एक पतली सी मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अगर किसी वजह से ये मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल में रिलीज हो जाएंगे। सेल में रिलीज होते ही सेल के ये सारे स्ट्रक्चर को, मतलब सेल को ही ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, सेल को मार देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो ये सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल में 3 भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली संरचना होती है। ये सेमी परमिएबल होती है, पदार्थों को अंदर कोशिका के अंदर जाने और बाहर जाने देती है, एक रास्ता प्रदान करती है। फिर उसके बाद हमने देखा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कोशिका के अंदर भरा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका के मध्य में पाए जाने वाला एक लगभग गोल आकृति का एक विशेष भाग होता है। इसे हम माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित और प्रशासित करने का काम न्यूक्लियस करता है। फॉर टुडे गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।